क से कहानी में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आइए जानते हैं कि 16वीं पुतली ने राजा से क्या कहा। राजा भोज दोबारा सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े ही थे कि तभी 16वीं पुतली सत्यवती सिंहासन के पास आई और राजा भोज को गद्दी पर बैठने से रोकते हुए कहने लगी कि हे राजन, मैं आपको राजा विक्रमादित्य का एक ऐसा किस्सा सुनाऊंगी। अगर आपको लगता है कि आप ही उतने महान हैं तो इस सिंहासन पर बैठ जाना। इतना कहकर 16वीं पुतली सत्यवती ने कहानी सुनाना शुरू किया। उज्जैन शहर में राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में उनके न्याय और महानता की चर्चा दूर दूर तक थी। राजा ने अपने बड़े बड़े फैसलों को सुलझाने के लिए 9 लोगों की समिति बना रखी थी। इन लोगों से ही राजा विक्रमादित्य राजकाज संबंधित सुझाव भी लेते थे। एक बार धन संपत्ति को लेकर कुछ बात शुरू हुई, तभी पाताल लोक की बात भी सामने आई और एक जानकार ने पाताल लोक के राजा शेषनाग की तारीफ की। उन्होंने बताया कि उनके लोक में सारी सुख सुविधाएं हैं क्योंकि वो भगवान विष्णु के खास सेवकों में से एक है। शेषनाग का स्थान भगवान के बराबर माना गया है और जो भी उनके दर्शन करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। इतना सुनते ही राजा विक्रमादित्य ने पाताल लोक जाकर उनसे मिलने का मन बना लिया। तभी राजा विक्रमादित्य ने अपने बेतालों को याद दिलाया कि उनके साथ पाताल लोक पहुंच जाए। वहाँ उन्होंने जानकारों की कही सारी बातों को सही पाया। जब शेषनाग को राजा विक्रमादित्य के आने की खबर मिली तो वे उनसे मिलने के लिए पहुंच गए। राजा विक्रमादित्य ने शेषनाग को नमस्ते करते हुए अपना नाम और पाताल लोक आने का कारण बताया। राजा विक्रमादित्य की बातें सुनकर और उनके व्यवहार से शेषनाग इतने खुश हुए कि राजा विक्रमादित्य को जाते जाते उपहार के तौर पर 4 चमत्कारी रत्न दिए। चारों रत्न की अपनी अपनी खूबी थी। पहले रत्न से मनचाहा धन, दूसरे रत्न से मनचाहे कपड़े व गहने और तीसरे रत्न से किसी भी तरह की पालकी, घोड़ा या रथ और चौथे रत्न से मान सम्मान मिल सकता था। रत्न मिलने के बाद राजा विक्रमादित्य ने शेषनाग को प्रणाम किया और अपने बेतालों के साथ राज्य लौट गए। चारों तरफ रत्न देखकर राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में प्रवेश कर ही रहे थे कि रास्ते में उनकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हुई। ब्राह्मण ने राजा से पाताल लोक की यात्रा के बारे में पूछा। राजा ने वहाँ हुई सारी बातें बता दी। सब कुछ जानने के बाद अचानक ब्राह्मण ने राजा से कहा कि आपकी हर सफलता में प्रजा का भी सहयोग होता है। ब्राह्मण की इस बात को सुनते ही राजा विक्रमादित्य उनके मन की बात को समझ गए और उन्होंने ब्राह्मण को अपनी इच्छा से एक रत्न लेने को कहा। यह देखकर ब्राह्मण थोड़ी उलझन में पड़ गए और उन्होंने कहा कि वो अपने परिवार के हर सदस्य की राय लेने के बाद ही रत्न लेंगे। राजा विक्रमादित्य उनकी बात मान गए। फिर ब्राह्मण अपने घर पहुंचे और परिवार में पत्नी, बेटी, बेटे को सारी बात बताई। तीनों ने ही 3 अलग अलग रत्न की इच्छा जताई। ब्राह्मण की उलझन अब और बढ़ गई। परिवार वालों की बात सुनकर ब्राह्मण दोबारा राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी दुविधा बताई। ब्राह्मण की बात सुनते ही राजा विक्रमादित्य ने हंसते हुए ब्राह्मण को चारों रत्न उपहार के रूप में दे दिए। इतना कहते ही 16वीं पुतली सत्यवती ने कहा कि क्या तुम भी इतने दानी हो? अगर तुम्हारा दिल भी राजा विक्रमादित्य जितना बड़ा है तो सिंहासन पर बैठ जाओ। अगर तुम में गुण नहीं है तो इस सिंहासन पर बैठने के लायक बन जाओ। इतना कहकर वह पुतली वहाँ से चली गई। कहानी से शिक्षा यह मिलती है कि सच्चा राजा, राजनेता या संचालक वही होता है जो धन दौलत का लालच न करते हुए अपनी प्रजा और अपने साथ कार्य करने वालों को प्राथमिकता दे। इस बार राजा जैसे ही सिंहासन पर बैठने वाले थे तब तक 17वीं पुतली विद्यमान हो गई। वह राजा भोज को सिंहासन पर बैठने से रोकने लगी और 17वीं पुतली विद्यावती ने कहा कि सिंहासन पर बैठने से पहले राजा विक्रमादित्य की यह कहानी सुन लीजिए। इतना कहकर 17वीं पुतली ने विक्रमादित्य का किस्सा सुनाना शुरू किया।
राजा विक्रमादित्य के राज में उनकी प्रजा को किसी बात की कोई कमी नहीं थी। राजा अपनी प्रजा को खूब खुश रखते थे। जब भी उनके दरबार में कोई अपनी परेशानी लेकर आता तो राजा उनसे तुरंत हल कह देते थे। अगर उनकी प्रजा को कोई तंग करता था तो वे उसे कठोर सजा देते थे। इतना ही नहीं, राजा विक्रमादित्य एक आदमी बनकर राज्य का दौरा भी करते थे, इसीलिए उनकी प्रजा हमेशा खुश, निडर और संतुष्ट रहती थी। एक बार राजा विक्रमादित्य वेश बदलकर अपने राज्य में घूम रहे थे। तभी उन्हें एक झोपड़ी से दो लोगों की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने सुना कि एक महिला राजा को जाकर कुछ बताने को कह रही थी, लेकिन वो व्यक्ति कह रहा था कि वो अपने स्वार्थ के लिए राजा की जान खतरे में नहीं डाल सकता। इन बातों को सुनते ही राजा समझ गए कि उन्हें कोई समस्या है और राजा भी इससे जुड़े हुए हैं। राजा विक्रमादित्य हमेशा अपनी प्रजा की परेशानियों को हल करना अपना कर्तव्य समझते थे। ऐसे में राजा विक्रमादित्य से रहा नहीं गया और उन्होंने झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे पर आवाज़ सुनकर ब्राह्मण दंपत्ति दरवाज़ा खोला। उनके दरवाज़ा खोलते ही राजा विक्रमादित्य ने अपने बारे में बताया, उनकी परेशानी पूछी। राजा का घर आए हैं जानते ही दोनों पति पत्नी डर गए। राजा ने उन्हें हिम्मत और भरोसा दिलाते हुए कहा कि आप अपनी बात बिना डरे कह सकते हैं। तब उन्होंने बताया कि उनकी शादी को 12 साल हो गए हैं, लेकिन उन्हें कोई बच्चा नहीं है। इन 12 सालों में उन्होंने संतान सुख के लिए कई व्रत, उपासना, पूजा पाठ किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। फिर एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने सपना देखा कि एक देवी ने उन्हें कहा है कि 30 कोस दूर पूर्व दिशा में एक घने जंगल में कुछ साधु सन्यासी शिव की आराधना करते हुए भगवान शिव को खुश करने के लिए वो हवन कुंड में अपने अंगों को काट कर डाल रहे हैं। उनकी तरह ही अगर राजा विक्रमादित्य भी वहां जाकर हवन कुंड में अपने अंग काट कर डाल दें तो भगवान शिव उनसे खुश होकर उनकी इच्छा पूरी करेंगे। फिर राजा विक्रमादित्य भगवान शिव से उनके लिए बच्चे की मांग करेंगे। ऐसा करने से उन्हें संतान सुख मिल जाएगा। इतना सुनते ही राजा विक्रमादित्य ने ब्राह्मण की पत्नी को भरोसा दिलाते हुए कहा कि वे सब जरूर करेंगे। इतना कहते ही राजा विक्रमादित्य वहां से निकल गए और रास्ते में बेतालों को याद किया। बेताल उनके सामने प्रकट हुए तो राजा विक्रमादित्य ने उन्हें हवन की जगह पहुंचाने को कहा। राजा जैसे ही उस जगह पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां सच में कुछ साधु बैठकर हवन करते हुए अपने अंगों को काटकर हवन में डाल रहे हैं। ये देखते ही राजा विक्रमादित्य भी वहाँ सन्यासी के बगल में बैठकर उनकी तरह ही अपने अंगों को काटकर हवन कुंड में डालने लगे। जब राजा विक्रमादित्य और साधु सारे जल गए तो वहाँ एक शिव गण पहुंचा और सभी साधुओं को अमृत देकर जिंदा कर दिया, लेकिन गलती से उसने राजा विक्रमादित्य को अमृत नहीं दिया। जब सारे साधु जिंदा हो गए तो उनका ध्यान विक्रम पर गया जो राग बन चुके थे। फिर सभी सन्यासियों ने मिलकर शिव की पूजा की और विक्रम को जिंदा करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुन ली और राजा विक्रमादित्य को अमृत डालकर जिंदा कर दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही जीवित हुए तो उन्होंने भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर ब्राह्मण दंपति के लिए संतान मांगी। भगवान शिव राजा विक्रमादित्य के त्याग से खुश हुए और उन्होंने प्रार्थना सुन ली। इसके कुछ वक्त बाद ही ब्राह्मण दंपति को संतान प्राप्त हुआ। ये कहानी सुनाते ही 17वीं पुतली विद्यावती ने राजा भोज से कहा कि क्या तुम में भी ऐसी हिम्मत और त्याग की भावना है? अगर है तो तुम्हें इसके योग्य बनना पड़ेगा, तभी तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। अगर कोई बिना किसी स्वार्थ के त्याग करता है तो उसका कभी कुछ बुरा नहीं होता। और यह कहकर 17वीं पुतली वहाँ से उड़ गई। अब 18वीं बार राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए जैसे ही आगे बढ़े तो 18वीं पुतली तारामती आई और उन्होंने राजा से बोला कि आप पहले ये किस्सा सुनिए, उसके बाद फैसला कीजिए कि आप इस सिंहासन पर बैठने लायक हैं या नहीं। उसके बाद उस पुतली ने राजा विक्रमादित्य को एक कहानी सुनानी शुरू करी। राजा विक्रमादित्य कलाकारों और विद्वानों का खूब सम्मान करते थे। उनके दरबार में कई महान कलाकार थे। अन्य राज्यों से भी योग्य कलाकार उनके दरबार आते जाते रहते थे। एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में दक्षिण भारत से एक विद्वान पहुंचे। उनका मानना था कि किसी को धोखा देना सबसे बुरा और गिरा हुआ काम होता है।
अपनी बात सही साबित करने के लिए उस विद्वान ने राजा विक्रमादित्य को एक कहानी सुनाई। उस विद्वान ने कहा कि सालों पहले आर्यावर्त राज्य में एक राजा राज करता था। उसका भरा पूरा और सुखी परिवार था। उस राजा ने 70 साल की उम्र में एक लड़की से शादी कर ली। वो नई रानी की खूबसूरती से इतना आकर्षित था कि उससे एक पल भी अलग नहीं होता था। राजा चाहता था कि हर वक्त रानी का चेहरा उसके सामने रहे। यहाँ तक कि राज दरबार में भी वो अपने बगल में नई रानी को बैठाने लगा। नई रानी को बगल में बैठा देखकर कई लोग राजा के पीठ पीछे उनका मजाक बनाने लग गए। राजा के महामंत्री को इस बात का बहुत बुरा लगा। एक दिन अकेले में महामंत्री ने राजा को इस बात की जानकारी दी कि उसने राजा को कहा है कि अगर वो हर पल रानी को अपने सामने देखना चाहते हैं तो उनकी एक सुंदर तस्वीर बनवाकर राज दरबार में सिंहासन के सामने लगवा ले। जैसे ही राज दरबार में राजा के अकेले बैठने की परंपरा सालों से चली आ रही है, ऐसे में रानी को राज दरबार ले जाना उससे शोभा नहीं देता। महामंत्री राजा का खास था, इसलिए राजा ने उसकी बात को गंभीरता से लेते हुए अच्छे चित्रकार से रानी की तस्वीर बनाने को कहा। चित्रकार ने भी राजा का आदेश मिलने के बाद जल्दी से रानी की तस्वीर बना दी और उसे राजा राज दरबार में लेकर चले गए। राज दरबार में जब लोगों ने रानी का चित्र देखा तो हर कोई चित्रकार की तारीफ करने लगा। उस चित्रकार ने रानी की तस्वीर ऐसी बनाई थी कि वह तस्वीर एकदम असल लगती थी। राजा को भी रानी की तस्वीर बहुत पसंद आई थी। तस्वीर को निहारते हुए राजा की नज़र चित्र में रानी की जंघा पर गई। उस जगह पर चित्रकार ने एक तिल बनवाया। राजा को इस बात पर काफ़ी गुस्सा आया। उन्हें लगा कि चित्रकार ने जांघों में तिल कैसे बना दिया है। यह सोचकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने चित्रकार से इसको लेकर सवाल पूछा। जवाब देते हुए चित्रकार ने कहा कि प्रकृति से उन्हें ऐसा गुण मिला है कि वे छिपी हुई बातें भी जान सकता है। इसी गुण की वजह से उसने यह तिल बनाया है। राजा ही तिल से तस्वीर की सुंदरता भी बढ़ती है, इसीलिए उसने तिल बनाया है। राजा को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसने बिना देर किए जल्लादों को बुलाया और चित्रकार को जंगल ले जाकर मारने का आदेश दिया। साथ ही उसकी आंखें निकालकर राजमहल लाने को भी कहा। भले ही राजा को चित्रकार की बात पर भरोसा नहीं था, लेकिन महामंत्री को चित्रकार पर विश्वास था। ऐसे में जंगल ले जाने के बाद मंत्री ने जल्लादों को धन का लालच देकर चित्रकार को रिहा करवा दिया। साथ ही उन्हें यह सुझाव दिया कि सबूत के तौर पर वो किसी हिरण की आंखें ले जाकर राजा को दे दे। इसी बीच महामंत्री चित्रकार को अपने घर ले आए और वो रूप बदलकर महामंत्री के घर रहने लगे। इतना सब होने के कुछ दिनों बाद राजा का बेटा शिकार करने के लिए जंगल में गया। तभी उसके पीछे एक शेर पड़ गया। राजकुमार अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर बैठा ही था कि उसकी नज़र वहाँ पर पहले से ही बैठे भालू पर पड़ी। राजकुमार और डर गया। उसको डरा हुआ देखकर भालू ने कहा कि तुम डरो मत, मैं भी तुम्हारी तरह ही पेड़ पर शेर को देखकर बैठा हूँ। इसी बीच भूखा शेर उसी पेड़ के नीचे उन दोनों पर नजरें जमाकर बैठ गया। काफ़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे राजकुमार को नींद आने लग गई। यह देखकर भालू ने राजकुमार को अपनी तरफ आने का इशारा किया और कहा कि वो थोड़ी देर उसका सहारा लेकर सो सकता है। भालू ने राजकुमार से कहा कि जब तक तुम सोओगे मैं तुम्हारी रखवाली करूँगा, फिर तुम जागने के बाद मेरी रखवाली करना और मैं सो जाऊँगा। राजकुमार ने भालू की बात मान ली और वो सो गया। इस बीच शेर ने भालू को फुसलाते हुए कहा कि वो और भालू जंगल के जानवर हैं और उन दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। मनुष्य कभी जंगल के जानवर के दोस्त नहीं हो सकते हैं। ये सब कहते शेर ने राजकुमार को नीचे गिरा देने की बात कही, लेकिन भालू ने शेर की बात नहीं मानी और कहा कि वो राजकुमार के साथ धोखा नहीं कर सकता। शेर दुखी होकर चुपचाप वहीं बैठा रहा। इतने में कुछ घंटों की नींद पूरी करके राजकुमार उठ गया। उसके उठने के बाद जब भालू की सोने की बारी आई, जैसे ही भालू सोया तो शेर ने राजकुमार को बहलाने फुसलाने की कोशिश की।
उसने राजकुमार को कहा कि वो भालू को नीचे गिरा दे तो शेर उसे खाकर अपनी भूख मिटा लेगा और राजकुमार आराम से राजमहल लौट सकेगा। राजकुमार शेर की बात में आ गया और भालू को पेड़ से गिराने की कोशिश करने लगा। इसी बीच भालू की नींद खुल गई और भालू ने राजकुमार को विश्वासघाती बोलकर खूब खरी खोटी सुनाई। राजकुमार को मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था। तभी उसकी आवाज़ चली गई और वो गूंगा हो गया। इस बीच शेर थक हार कर जंगल की ओर अन्य शिकार ढूंढने के लिए वहाँ से चला गया। फिर राजकुमार वापस अपने महल पहुँचा। उसकी आवाज़ जाने की वजह से वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। राजकुमार की आवाज़ जाने के से हर कोई परेशान हो गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि वैद्य राजकुमार को देखने के लिए आए, लेकिन राजकुमार की इस अवस्था को वो पता नहीं लगा पाए। इतने में महामंत्री अपने घर में छुपे उस चित्रकार को चिकित्सक बनाकर वहां ले आए। चिकित्सक बने चित्रकार ने राजकुमार के चेहरे पर हाव भाव से सारी बात जान ली। उसने इशारों में राजकुमार से पूछा कि क्या मन ही मन वो खुद को दोषी समझकर अपनी आवाज़ खो बैठा है। इशारों में राजकुमार उसकी बात समझ गए और फिर फूट फूट कर रोने लगा। रोते ही उसकी आवाज़ वापस आ गई। राजा बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने सोचा कि यह चिकित्सक राजकुमार के चेहरे देखकर सारी बातें कैसे जान सकता है। तब उस चित्रकार ने कहा कि जैसे एक चित्रकार ने रानी का दिल देख लिया था, वैसे ही मैंने आपके बेटे का चेहरा देखकर ही सब कुछ जान लिया है। यह सुनते ही राजा को समझ आ गया कि वो कोई और चिकित्सक नहीं है बल्कि कलाकार है। राजा ने चित्रकार से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और उसे कुछ उपहार देकर सम्मानित किया। इतनी कहानी राजा विक्रमादित्य को सुनाकर विद्वान चुप हो गए। राजा विक्रमादित्य इस कहानी को सुनकर बहुत खुश हुए और उनकी बात मान ली कि धोखा देना सबसे बुरा काम है। इसके बाद राजा ने विद्वान को 1 लाख सोने के सिक्कों से सम्मानित किया। इतना कहते ही 18वीं पुतली तारामती ने कहा कि अगर तुम में भी दूसरों की बातों में सहमत होने और दूसरों की बातों को सम्मान करने का गुण है तो तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। इतना कहकर 18वीं पुतली तारामती सिंहासन से उड़ गई और राजा भोज एक बार फिर सिंहासन पर बैठते बैठते रह गए। कहानी से शिक्षा यह मिली कि किसी के साथ कभी भी धोखा नहीं करना चाहिए। विश्वासघात का अंजाम बहुत बुरा होता है।